हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएल। आज की क्लास के अंदर हम लोग पिछले एक हफ्ते के भूगोल और पर्यावरण से संबंधित समसामयिकी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अपना 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक का भूगोल और पर्यावरण का समसामयिकी रहने वाला है। तो आइए एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास के अंदर कक्षा में हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है डूरंड रेखा। अभी आपको पता है अफगानिस्तान और तालिबान का जो मामला चला हुआ है उसके अंदर डूरंड रेखा काफ़ी चर्चा के अंदर है। तो एक बार इसके बारे में कुछ प्रीलिम्स से संबंधित तथ्य उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दूसरा जो है वो है उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है मगरमच्छ को लेकर, वहाँ की कुछ प्रजातियों को लेकर। तो वो क्या खतरा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ ब्राह्मणी नदी जो उड़ीसा की नदी है वो भी काफ़ी चर्चा के अंदर रही है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तीसरा आपको दिखाई देगा कि भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है, चाहे वो लॉकडाउन के चलते हो या सरकार की कुछ नीतियां हो उसके चलते। तो उस गुणवत्ता के अंदर जो सुधार हुआ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट जो है आपका प्रीलिम्स संबंधित मुख्य तथ्य जो है गिनी, ये गिनी चर्चा के अंदर आपका रहा है। तो इन चारों टॉपिक को हमें समझना है। अगर आप लोग देखते हो तो 2 टॉपिक जो आपको दिखाई देंगे वो जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है, और बाकी जो 2 है वो आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग डूरंड रेखा की बात करें। अभी मैं आप लोगों को बताऊं डूरंड रेखा, तो अभी क्या हुआ है कि जो तालिबान और अफगानिस्तान का जो मुद्दा बना हुआ है तो वहां पर तालिबान ने इस डूरंड रेखा को लेकर आपत्ति जताई है। और पहले भी बार बार ये आपत्ति आती रही है किसको लेकर, डूरंड रेखा को। पाकिस्तान को ये विरासत के अंदर मिली हुई है। अब अगर आप लोग 7 क्लोज एग्रीमेंट देखोगे तो 7 क्लोज एग्रीमेंट में इसकी कुल लंबाई कितनी बताई गई है, 2670। तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विभाजित होती है वो कौन सी, डूरंड रेखा। और इवन भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान के बीच भी जो रेखा है वो आपकी कौन सी है, डूरंड रेखा ही है। अब एक बार हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे तो इसकी कुल लंबाई जो बताई गई है वो आती है आपकी कितनी, 2640 किलोमीटर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। लेकिन 7 क्लोज एग्रीमेंट के बेस पर अगर आप लोग देखते हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2670 किलोमीटर, जो कि चीन से शुरू होकर कहां तक जाती है, जो जाती है आपकी ईरान तक, अफगानिस्तान के बिल्कुल निचले हिस्से तक। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली ये रेखा है। अब मैं अगर बात करूं तो इस रेखा का विभाजन कब किया गया था, कब निर्धारित किया गया था, तो 12 नवंबर 1893 को। आपको पता है 1839 से लेके जब तक भारत आजाद हुआ तब तक इस पूरे क्षेत्र में किसका अधिकार था, ब्रिटिश का अधिकार था। तो 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश सिविल सेवक थे सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा। और उस टाइम के जो अफगान शासक थे उनका नाम था क्या, अमीर अब्दुल रहमान। तो रहमान और ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश जो है हेनरी मोर्टिमर डूरंड, इनके मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के अंदर इस रेखा का निर्धारित किया गया। जब ये समझौता हुआ, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शुरुआत में इस क्षेत्र का निर्धारण जो है रूसी लोगों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किया था। और 1839 से लेके 1839 से लेके 1947 तक इस पर पूरे पे अधिकार किसका रहा, ब्रिटिश सरकार का रहा। अब ये जो रेखा है अगर आप लोग देखते हो तो ये रेखा सीमा के दोनों ओर मेनली आपको पश्तून कबाइली इलाके जो है वो दिखाई देंगे और उन दोनों को विभाजित करती है। अब संस्कृति एक होने के कारण, इनकी सभ्यता एक होने के कारण इस रेखा का विभाजन तो कर दिया, लेकिन यहाँ के लोग जो पश्तूनी जो कबाइली लोग हैं उनके द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, वो इस रेखा को मान्यता नहीं देते। लेकिन हाँ, वहीं पाकिस्तान देखोगे तो पाकिस्तान को ये रेखा किसके अंदर मिली है, ये रेखा मिली है शुरुआत में ही इनसे जो पहले से चलती आ रही चीज़ें उनसे मिली है। तो पाकिस्तान को तो इस चीज़ को लेकर मान्यता देता है, लेकिन वहाँ के जो पश्तून कबीले हैं, वहाँ के जो अफगान के जो भी है, तो वो लोग इस चीज़ को मान्यता नहीं देते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये जो डूरंड है, ये अफगानिस्तान वाला ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको एक दिखाई देगा, कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रे से ही अगर आप लोग देखते हो तो भारत के अंदर जितने भी ज्यादातर आक्रमण हुए हैं वो इसी दर्रे से होते थे। आज भी एक मुख्य व्यापार के तौर पर आप देखते हो तो खैबर दर्रे को अपनाया जाता है। तो ये इस कारण से आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स के अंदर ध्यान रखना है कि किस तरीके से है। एक बार मैं आप लोग को मैप के अंदर दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो ये जो रेखा बनाई गई है ये मुख्यतः आपकी
70 किलोमीटर। ये कौन सी रेखा है? ये है डूरंड रेखा। अब आप देखते हो यहां पर नीचे की तरफ क्या है आपका? ईरान, और ऊपर की तरफ आप देखोगे चाइना। तो चाइना के इस क्षेत्र से लेके यहां तक, ईरान के इस क्षेत्र तक, यहां तक इस लाइन को नाम दिया गया है क्या? डूरंड रेखा। और ये विभाजित करती है दो कबाइलों को। अब एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूं, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो वहां पर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे, और जब वो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे तो आपको वहां पर चर्चा मिलेगी काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 क्षेत्रों की। तो यहां पर नजदीक में आपको काबुल, कंधार, हेरात, और ऊपर की तरफ अफगानिस्तान के इस क्षेत्र की तरफ मजार शरीफ आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, काबुल, कंधार, हेरात, ये जो क्षेत्र है वो आपको इसी अफगानिस्तान के इस क्षेत्र में दिखाई देंगे, और ऊपरी क्षेत्र में आपको मजार शरीफ दिखाई देगा। तो प्रीलिम्स के अंदर आपसे अरेंज करने को भी पूछ सकता है कि किस किस तरीके से काबुल है, कंधार कहाँ पर है, हेरात कहाँ पर है, और मजार शरीफ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इस डूरंड रेखा के बारे में ध्यान रखना। यहीं से जो है पूरा का पूरा व्यापार होता था भारत के अंदर, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो अफगान शासक हो, चाहे वो फिर बाकी सब शासकों की बात करें, तो इस खैबर दर्रे से ही भारत की तरफ वो लोग प्रवेश करते थे, और मुगलों का भी मुख्यतः व्यापार इसी क्षेत्र से हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो न्यूज है वो है भीतरकनिका, उड़ीसा का रामसर स्थल के अंदर शामिल ये एक महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहां पर क्या है, देखो क्या है। अब आप उड़ीसा क्षेत्र में देखोगे तो उड़ीसा का क्षेत्र आपको दिखाई देगा उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने के कारण उद्योगों को क्या चाहिए चलाने के लिए? या तो उनको ऊर्जा चाहिए या उनको जल चाहिए। अब जल मिलेगा कहां से? तो जल मिलेगा समुद्र से। तो यहां पर क्या है कि उद्योगों के लिए अतिरिक्त जल आवंटन, ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को जो जल मिल रहा है उससे क्या हो रहा है? समुद्र के अंदर ताजे पानी के बहाव में कमी आ रही है। लो भाई, अब ये क्या चीजें समझने वाली। आपको पता है कि हमारा समुद्र एक तो लवणता की वजह से जाना जाता है, और एक यहां पर क्या है कि आसपास की नदियां अपना ताजा जल जो है समुद्र के अंदर लाकर बहाती है। जब वो ताजा जल हम ऊपरी सतह से हटा लेते हैं तो समुद्र की लवणता में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो ये ब्राह्मणी है, और ब्राह्मणी और उसकी सहायक नदियां संक और कयोल नदी के नाम से निकलती है, और ये जो है इनका ताजा जल, चूंकि यहां पर आप लोग देखते हो तो नदियों का ताजा जल समुद्र में मिलता है। जब ये नदियों का ताजा जल समुद्र में मिलता है तो उससे क्या होता है, जैसे समुद्र के अंदर ये है, समुद्र के अंदर घुले हुए पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग लवण बोलते हैं। तो समुद्र की लवणता, जब ताजा जल आता है तो लवणता कहीं ना कहीं क्या होती है? लवणता के अंदर कमी आती है। जैसे इस 1000 में कितने घुले हुए जल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लवणता। जैसे मैं बोलता हूं कि इस समुद्र की लवणता 33 प्रति 1000 ग्राम है, मतलब इस 1000 जल के अंदर 33 लवण है। अब यहां पर अगर स्वच्छ जल बढ़ जाएगा तो लवणता कहीं ना कहीं क्या होगी? कम होगी। बहुत सारे जीव जंतु जो है वो लवणता की वजह से ही वहां पर रहते हैं। उनका मुख्य पदार्थ या मुख्य आहार ही क्या होता है? लवणता होती है। अब यहां पर उद्योग के लिए हमें जल चाहिए, और वो जल मिल कहां से रहा है? स्वच्छ जल, या तो समुद्र से मिल रहा है या वो ब्राह्मणी नदी से मिल रहा है। तो जब ये स्वच्छ जल मिल रहा है तो पानी के बहाव में कमी आ रही है। अब इस कमी के कारण क्या हो रहा है? अब देखना है, समुद्र के ऊपरी सतह में जल में अगर कमी आएगी तो उससे क्या होगा कि नीचे की लवणता ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जब लवणता बढ़ेगी तो उसके कारण क्या हो रहा है? खारे जल का अंतर्ग्रहण बढ़ जाएगा। लवण एक प्रकार से खारा जल है, और लवणता का जब खारे जल का अंतर्ग्रहण बढ़ेगा, लवणता या खारा जल बढ़ेगा, तो उस पर रहने वाले जीव जंतु की संख्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वहां से वो लोग क्या होने लग जाएंगे? शिफ्ट होने लग जाएंगे, स्थानांतरण उनका होने लग जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो स्थानीय वनस्पति है, अब आपको पता है कि जीव जंतु हुआ, वनस्पति हुआ या समुद्री जीव हुआ, उनको एक मात्रा तक जो है पदार्थ चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, और वो खाद्य पदार्थ अगर एक विष के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो उनकी संख्या में कमी आएगी। तो स्थानीय वनस्पतियां हुई, जीवों के साथ साथ जो बाकी की जो ब्राह्मणी और खरस्रोता जो नदी है, उनके जो किसान और मछुआरे, उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? अगर मैं आप लोग को सिंपल बताऊं, यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि खारा जल बढ़ रहा है, और जब खारा जल बढ़ रहा है तो उससे वनस्पति कम हो रही है,
और जब वनस्पति कम हो रही है तो उससे जीव जंतु कम हो रहे हैं। जब जीव जंतु कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आजीविका है किसानों की, जो इसके ऊपर निर्भर है, उनकी आजीविका क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा आप क्या देखोगे, वनस्पति जीव जंतु की संख्या कम हो रही है तो समुद्री जैव विविधता वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैव विविधता जब कम हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो उससे जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। दूसरा क्या है, यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो जो मछुआरे हैं, मछलियों की संख्या अगर कम होगी तो मछुआरों की संख्या भी कहीं ना कहीं कम होगी, तो उनकी आजीविका कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रभावित होगी। और ये सब हो किसकी वजह से रहा है, उद्योगों के लिए जल मिलना। ज्यादा से ज्यादा उद्योग के हम विकसित तो कर रहे हैं चीजों को, हम विकासशील से विकसित की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इन चीजों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो समावेशी विकास की अवधारणा को लागू करते हुए हमें पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचाना है और उद्योगों का भी विकास करना है। तो यहां पर एक चीज और दिखाई दे रही है, जो मानव मगरमच्छ संघर्ष की जो घटना है उसमें वृद्धि हो सकती है। अब देखो क्यों। अब यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो मानव मगरमच्छ संघर्ष, मगर मगरमच्छ और मानव के बीच में जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि हो रही है। कैसे, जब अंतःग्रहण खारे जल का के अंदर वहां पर समुद्र में लवणता बढ़ेगी तो लवणता बढ़ने पर मुहाने पर रहने वाले मगरमच्छ अगर इस मुख्य अभयारण्य क्षेत्र में रहते तो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आएंगे, और जब इस जगह पर आएंगे तो मनुष्य कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, वहां से निकाल लेगा। तो कहीं ना कहीं मगरमच्छ की जो विविधता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। मानव का मगरमच्छ के साथ संघर्ष क्या है, कहीं ना कहीं बढ़ेगा। मगरमच्छ की संख्या में लगातार कमी आएगी, फिर उसको IUCN के अंदर, फिर रेड लिस्ट के अंदर एक खास में डालना पड़ेगा हमें। अब इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूं, इन सब चीजों को संरक्षित करने के लिए यहां पर हमने इस भीतरकनिका पार्क को भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को एक सेकेंड, इस भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को हमने 1988 के अंदर, 1988 के अंदर रामसर स्थल की सूची, इसको हमने किसके अंदर रखा, रामसर स्थल की सूची के अंदर हमने इसको रखा। इस आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, इसकी जैव विविधता को बचाने के लिए हमने इसको रामसर स्थल की सूची के अंतर्गत रखा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में था, भीतरकनिका के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। दूसरा देखो क्या होता है, इन सारी चीजों के अलावा एक चीज जो आपको और दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि अगर मैं बात करूं जल के बहाव में अगर कमी आ रही है तो उससे क्या होगा, जो मुहाने पर जो मैंग्रोव वनस्पति है उस मैंग्रोव वनस्पति में कमी आएगी, और मैंग्रोव वनस्पति में अगर कमी आएगी तो यहां पर जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है वो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा। अभी वो समुद्री अभयारण्य है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए वो जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति कम होगी तो उसको फिर हम समुद्री अभयारण्य की घोषणा नहीं करेंगे, उसको हम समुद्री रेगिस्तान बोल देंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक समुद्री अभयारण्य घोषित कर रखा है, उसको रामसर स्थल में शामिल कर रखा है, और जल के बहाव में कमी आ रही है, उसमें जल स्तर घटता जा रहा है, तो जल स्तर घटेगा तो वनस्पति प्रभावित होगी। और सबसे बड़ी वनस्पति यहाँ की इस गहीर माथा समुद्री अभयारण्य की क्या है, वो है आपकी मैंग्रोव वनस्पति। अब जब मैंग्रोव वनस्पति के अंदर कमी आएगी तो कहीं ना कहीं जीव जंतु प्रभावित होंगे, आजीविका प्रभावित होगी, आसपास के लोग जो इसके ऊपर निर्भर है। और तीसरा क्या है, ये रेगिस्तान के अंदर परिवर्तित होगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ये तो हुआ एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट और देखते हैं, जो भीतरकनिका है, ये जो क्षेत्र है, इसको जो पोषक तत्व है वो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य में प्रभावित हो जाते हैं, और जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को के लिए आकर्षित करता है। अब यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति के अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो भीतरकनिका पोषक तत्व है, यहाँ पर जो पोषक तत्व मिलते हैं इस गहीर माथा समुद्री अभयारण्य से, मैंग्रोव से, ये सबसे बड़ा आकर्षित केंद्र है किसका, जो ओलिव रिडले समुद्री कछुए हैं। अभी आप लोग को मैं बताऊं,
तो भारत के अंदर यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया है हाल फिलहाल के अंदर। उस न्यूज़ को मैंने यहाँ पर नहीं लिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे को नहीं लगी। कछुओं का जो बेहलर कछुआ अवार्ड है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि कछुओं की प्रजाति को हम लोग बचा रहे हैं। आज मैं अगर बात करूँ तो आप किसी गांव के क्षेत्र में रहते हो या किसी भी एक क्षेत्र में रहते हो, जब हम कुछ 7-8 साल के हुआ करते थे तो कछुए बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते थे। आज कछुए ना के बराबर रह गए। जिस एरिया में एटलीस्ट हम रहते हैं वहाँ तो कछुए हमें दिखाई भी नहीं देते। जो थोड़े बहुत बचे हुए वो यहाँ पर बचे हुए और इनकी संख्या भी करीब करीब कम होती जा रही है। तो ये जो ओलिव रिडले समुद्री कछुआ है, ये जो आकर्षित करता है, यहाँ पर आकर्षित होता है, तो इसकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो मैंग्रोव को भी बचाना है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचाना है, पोषक तत्वों को भी बचाना है, और इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय अपनाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप लोगों ने इसके अंदर देखी। अगला हम लोग देखते हैं तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। 1988 के अंदर इसको किसमें शामिल किया था? रामसर स्थल के अंदर। रामसर स्थल के बारे में पहले की कक्षाओं में काफी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो संरक्षित क्षेत्र है भीतरकनिका, ये 3 संरक्षित क्षेत्रों द्वारा इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। वो 3 संरक्षित क्षेत्र कौन से है? पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरा है गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की, जो ओलिव रिडले कछुआ था वो इसी से आकर्षित होता था, किसकी तरफ? इसकी तरफ। तो अगर उद्योगों के लिए हमें जल चाहिए, ब्राह्मणी नदी के जल की मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसकी वजह से न केवल भीतरकनिका प्रभावित हो रहा है, उसकी वजह से ये तीनों के तीनों जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और ये समुद्री अभ्यारण्य प्रभावित हो रहा है। और साथ के साथ ये है कि हम जो परियोजनाएं बना रहे हैं, बांध परियोजनाएं हुआ, जैसे रेंगाली बांध हुआ, तो इनके ऊपर जो हम कार्य कर रहे हैं उससे जो जल में कमी आ रही है और उसके जल को हम जो उद्योगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अपना पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है, उसके ऊपर भी हमें कुछ उपाय करने होंगे। कुछ समन की रणनीतियाँ हमें क्या करनी होगी? बनानी होगी। तो ये कुछ अच्छी नीतियाँ सरकार की हो सकती है। तो सरकार ने कदम भी उठाए हैं अच्छे, तो ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है भीतरकनिका इसके बारे में। अब थोड़ा सा मैं ब्राह्मणी नदी की बात करूं तो ब्राह्मणी नदी और एक है महानदी। महानदी और दूसरी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा की 2 मुख्य नदी आपको दिखाई देगी। अब यहां पर अगर आप इस मैप के थ्रू देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो यहां पर आपको देखना, देखो ये राइट ब्राह्मणी है, कटक क्षेत्र से महानदी से होते हुए यहां तक, ये आपको बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। अब यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो ये है ब्राह्मणी नदी। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखना आपको, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मणी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है। तो ब्राह्मणी नदी के ऊपर अगर आप लोग देखते हो, सबसे पहले रेंगाली बांध, रेंगाली बांध कौन सा है? रेंगाली बांध। दूसरा अगर आप लोग देखते हो तो इस ब्राह्मणी नदी के ऊपर एक बांध और बनाया गया जिसका नाम है समल बैराज। और इस तरीके से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल प्रभावित कर देती है। अब ब्राह्मणी नदी के बारे में सबसे पहले तो जो चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, कुछ 1-2 बातें आप अपनी तरफ से लिख लेना। सबसे पहली चीज, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है खरसरोटा। खरसरोटा ये महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा, ब्राह्मणी नदी के बारे में एक जानकारी और आपको ध्यान रखनी है, वो कौन सी? प्रमुख बांध कौन सा इस नदी के ऊपर? रेंगाली बांध। और अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो आपको दिखाई देगा कि यहां से एक नदी निकलती है शंख नदी और एक नदी निकलती है
जिसको हम लोग कोयल भी बोल देते, कयोल भी बोल देते, दक्षिण कोयल नदी या कयोल नदी, इन दोनों का संगम होता है और इसके बाद ये क्या कहलाती है, ब्राह्मणी नदी कहलाती है। आगे जब आप लोग बढ़ोगे तो फिर आगे आपको दिखाई देगा एक जगह पड़ेगी सुंदरगढ़, फिर आगे एक जगह आएगी देवगढ़, फिर आगे आप बढ़ते हो तो आपको जगह दिखाई देगी कौन सी, अंगुल। ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर आपका पड़ेगा क्या, कटक। और इससे होते हुए ये कहां पर अपना जल गिरा देगी, बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है, शंख और कयोल नदी से कौन सी नदी या इनके संगम से कौन सी नदी आई यहां पर, तो आपकी कौन सी है, ब्राह्मणी नदी। तो सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, कटक, ये सब के सब किस नदी के किनारे पर है, ब्राह्मणी नदी। हालांकि कटक के बारे में आप लोग कटक को देखते हो तो कटक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि कटक जो है वो मुख्यतः किस नदी के तट पर है, ब्राह्मणी, महानदी के तट पर। लेकिन आपको पता है कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है और कटक अगर ऑप्शन में ना दे तो वहां पर आपका ब्राह्मणी रिवर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहां पर है। और दूसरा अगर आप लोग देखते हो तो एक काफी फेमस कोल माइंस है, कोयले की खान है यहां पर, कहां पर, तलचर के अंदर। इन दोनों नदियों के मध्य में कोयले की खान है, तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पर। तो दूसरा आपको दिखाई देगा यहां पर कि 3 संरक्षण रिजर्व है यहां पर और उद्योग काफी सारे यहां पर। तो कोल माइंस आपको तलचर क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देगी। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी महानदी और ब्राह्मणी नदी के बारे में, इसको आप लोग लिख लेना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो है भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार। तो समझते एक बार क्या ये न्यूज है। अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या हुआ है, हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट निकाली और पर्यावरण मंत्री, जल और संसाधन मंत्री, उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की है। और पर्यावरण मंत्री जी ने अभी क्या किया है कि आनंद विहार के अंदर भारत के दूसरे स्मोक टावर को स्थापित किया गया। स्मोक टावर, अगर आप पिछले हफ्ते की अगर करंट की मेरी न्यूज़ देखोगे तो उसके अंदर पूरा स्मोक टावर मैंने आपको समझा रखा है। चाइना का किस तरीके से अलग है, इंडिया का किस तरीके से अलग है, वो आपको दिखाई देगा वहाँ पर। तो स्मोक टावर क्या करता है, एक तरीके से प्रदूषित वायु को लेता है और उसको क्या करता है, शुद्ध वायु के रूप में फेंकता है। वहाँ पर बीच बीच में अलग अलग जो है तरीके के वेरियल्स लगे होते हैं और वहाँ से वायु आती है और वो प्यूरिफाई होकर आगे की तरफ जाती है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा आरओ काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने जब इसका उद्घाटन किया तो इस उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार बताया पिछले साल के अंदर। अब देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, तो कौन सा था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर कहा कि बेहतर वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले ये शहरों की संख्या करीब करीब अगर हम लोग अनुमान लगाए तो 86 शहर थे। अभी 86 शहर से बढ़कर कितने शहर हो गए, 104। इसका मतलब ये हुआ कि वायु गुणवत्ता के अंदर सुधार के मामले में या एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में हमारे शहरों की संख्या बढ़ी है, वायु गुणवत्ता के अंदर सुधार हुआ है। अब ये सुधार किस वजह से हुआ है, क्या सरकार के कुछ उपाय है या हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं या अपने आप ही चीजें होने लगी, तो आइए उसको भी एक बार समझेंगे। और जब ये उन्होंने ये किस अवसर पर किया, तो उन्होंने दिल्ली का जो आनंद विहार है उसमें जो पहले कार्यात्मक स्मोक टावर उसका उद्घाटन किया और उसके साथ साथ एक पोर्टल होता है, कौन सा पोर्टल, प्राण पोर्टल, उसको भी यहां पर क्या किया, शुरू किया। ऑनलाइन पोर्टल है, कौन सा, प्राण पोर्टल। अगर इस आनंद विहार से पहले बात करें तो इससे पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक स्मोक टावर स्थापित कर दिया गया था और दूसरा चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक एयर प्यूरिफायर, उसका भी उद्घाटन क्या किया गया था। तो स्मोक टावर दिल्ली के अंदर, एक तो कनॉट प्लेस के अंदर और दूसरा आनंद विहार के अंदर, इन 2 जगह पर स्थापित है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आसपास के क्षेत्र में जो दूषित वायु है उसको क्या कर देंगे, शुद्ध वायु में परिवर्तित कर देंगे। स्मोक टावर के बारे में पूरा मैंने आप लोग को आगे समझा रखा है। चलिए अब देखते हैं। अब मैं अगर प्रमुख बिंदु पर चर्चा करूं तो वायु गुणवत्ता सुधार के ऊपर, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि वायु गुणवत्ता की स्थिति में कुछ ऐसा है कि 2020 में वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या जो कि 2018 में 86 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 104 हो गई है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें
2015 से लेकर 2019 तक, तो आपको दिखाई देगा पर्टिकुलर मैटर 10, एक होता है PM10 और एक होता है PM2.5। तो इनकी जो रिपोर्ट आई है, आपको पता है कि हमारे पर्यावरण के अंदर ऐसे सूक्ष्म कण जो जल के साथ मिलकर या वाष्प के साथ मिलकर हमारे शरीर में जाते हैं और जिससे श्वसन संबंधित बीमारी होती है और बाकी बीमारियां भी, हमें दृश्यता जो हमारी विजिबिलिटी है वो भी इनकी वजह से क्या होती है, कम होती है। अब ये जो PM2.5 और PM10 है, ये दो चीजें बताई गई है इसके अंदर। अब मैं बात करूं तो PM10 का स्तर जो है 23 शहरों में घटती प्रवृत्ति, जो कि काफी अच्छा संकेत है। 239 शहरों में उतार चढ़ाव की प्रकृति, कि मतलब कहीं पर जो है PM10 बढ़ रहा है, कहीं पर PM10 कम हो रहा है। तीसरा क्या है, 38 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि 23 शहरों के अंदर PM10 का स्तर घटा है, वरना पहले तो ये देखा जा रहा था कि PM लगातार बढ़ता जा रहा था 2015 से तक तो काफी, तो 2015 से लेकर 2019 तक। अब ये क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर 2.5 का स्तर अगर आप लोग देखते हो तो 11 शहरों में तो घटती प्रवृत्ति दिखाई दी है, 79 शहरों में उतार चढ़ाव और 9 शहरों में बढ़ती प्रवृत्ति को स्थापित करता है। तो इसी तरीके से कोई स्टेटमेंट बना के आपसे कंक्लूजन या क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सुधार का कारण अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले अगर मैं सुधार के कारण के अंदर चर्चा करूं तो सबसे पहले तो कारण में हम लोग देखेंगे कोविड-19। इस कोविड-19 की वजह से एक तो क्या है, अपने उद्योग धंधे बंद हुए, लॉकडाउन लगा तो उद्योग धंधे बंद हुए, मानव गतिविधियां कहीं ना कहीं कम हुई, मानव गतिविधियां कम हुई। उसके अलावा अगर आप लोग देखते हो तो कहीं ना कहीं जिस स्तर पर उपभोग होना चाहिए, उपभोग के अंदर कहीं ना कहीं क्या आई, कमी आई। चौथा अगर आप लोग देखते हो तो प्रदूषण मुख्यतः आप लोग को दिखाई देगा, कार हुआ या व्हीकल वगैरह हुए, तो इनकी संख्या में कहीं ना कहीं क्या हुई, कमी आई। लोग घर रहने लगे और घर रहने लगे तो प्रदूषण कम होने लगा। और सबसे बड़ा कारण तो उद्योग अगर कम है तो मानव गतिविधियां कम हुई, मानव गतिविधियां कम हुई तो उत्सर्जन कहीं ना कहीं क्या हुए, कम हुए। तो कोविड-19 के चलते यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। दूसरा अगर आप लोग देख रहे हो तो 2015 से 19 तक अगर आप लोग देखोगे तो ओड इवन का जो फॉर्मूला है, खासकर दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ओड इवन का जो फॉर्मूला अपना सक्सेस हुआ है, उसकी वजह से प्रदूषण के अंदर क्या आई है, कमी आई है। तीसरा अगर आप लोग देखते हो तो सरकार की जो नीतियां है खासकर प्रदूषण को लेकर, या फिर अगर आप लोग देखे हुए जैसे अभी हमने बात की स्मोक टावर स्थापित किया जाना, और क्या है, एयर प्यूरिफायर लगाना। फिर एक आप ये बोल सकते हो जैसे जो पराली है, पराली जलाने को लेकर सरकार के संकेत, या फिर छत्तीसगढ़ मॉडल आप ले सकते हो पराली का, जिसके अंदर गोठान मतलब सभी मिलकर जो है उसको चारे के रूप में परिवर्तित करते थे, तो ग्राम पंचायत सभी उसको जलाती नहीं थी। तो ये सरकार की कुछ नीतियां ही है या पंचायत की कुछ नीतियां है जो उसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। और जब ये सारी की सारी चीजें हो रही है तो उसकी वजह से हम लोग क्या है, पर्यावरण की तरफ ज्यादा सचेत हो पा रहे हैं। फिर जैसे पर्यावरण दिवस के ऊपर पर, पर्यावरण दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा जाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वायु जो प्रदूषित है वो शुद्ध वायु होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। फिर तीसरा, जब प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वहां पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा जाना, वो एक अच्छा जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये कुछ चीजें आप लोग को आप दिखाई देगी यहाँ पर जो सरकार के सुधार का कारण माना जा रहा है। और अगर हम लोग नजर दौड़ाए तो एक आता है अपना इसी के अंतर्गत कौन सा पोर्टल, प्राण पोर्टल। अब ये क्या है, अब इसको जो है नॉन अटेनमेंट सिटीज के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि मानक रखे गए हैं
इस मानक के तहत ये देखा गया है कि एनसीएपी के तहत, इस कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करना है, और जो पूरा नहीं करते हैं उसके अंदर फिर अलग रणनीतियां हमें बनाती है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर काम करना। और इसी पोर्टल के तहत ये भी बताया गया है कि 2024 तक देश भर में जो PM10 और PM 2.5 है उसको घटाकर 20 से 30% में कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्राण पोर्टल के तहत सरकार की एक नीति है। तो प्राण पोर्टल के तहत हम क्या कर रहे हैं, PM10 और PM 2.5 इसके उत्सर्जन में कमी कर रहे हैं, और इसकी सांद्रता में 20 से 30% की कमी कर रहे हैं, और जिसको आगे बढ़ाकर हम 50% तक भी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आप लोग देखते हो कि ये जो पोर्टल है शहर की वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में सहायता करेगा और लोगों में वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रसारित करेगा। देखो, ज्यादातर लोगों को पीएम के बारे में भी नहीं पता होता, पर्टिकुलर मैटर, जैसे आप लोग हो तो आपको तो पता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, लोग को डिजिटली जानकारी नहीं है। अब ये जो है, इस कार्यक्रम को जब हम लॉन्च कर रहे हैं, इस योजना को जब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। शहरी लोगों को इसकी कार्य योजना या इसका जो वित्तीय स्थायित्व है या इसकी जो भौतिक और वित्तीय स्थिति है उस पर नज़र रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फंड इशू करें तो उसका इस्तेमाल जो है एक अच्छे ढंग में हो। तो ये कुछ चीज़ें इस पोर्टल के तहत रखी गई है। चलिए, अब आज की क्लास की जो आखिरी न्यूज़ है वो है गिनी। एक बार देख लेते हैं तो गिनी किस कारण से चर्चा में रहा है। तो गिनी जो है वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि वहाँ के यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होता है। गिनी जो है फ्रांस के अधीन एक देश था, और यहाँ की 85% आबादी जो है वो आपको दिखाई देगा कि इस्लामी देश है और मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। इसका राष्ट्रपति जो है वो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। 2021 के अंदर राष्ट्रपति के घर के बाहर, राष्ट्रपति भवन के बाहर यहाँ पर घेराव भी डाला गया, उसको हटाने की भी बात हुई, और अल्फा कोंडे यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है। और दूसरा, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यहाँ पे एक ही सदन है, एक ही हाउस है, और वो क्या है, उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। और फ्रांस की ये अधीनता बाद में फिर आज़ाद हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका बोल रहा हूँ मैं, पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, इसकी सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको किस महासागर से लगती है। और दक्षिण पूर्व में स्थित माउंट निम्बा स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के लिए विख्यात है। ये यहाँ का एक नेचर रिजर्व है, उसके लिए क्या है, ये विख्यात है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को गिनी के बारे में ध्यान रखना है कि गिनी चर्चा के अंदर है। तो ये था आज के क्लास का प्रोग्राम। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।